हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फोर्थ यूनिट। पहले तो बहुत सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोग को कि बहुत दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं तुम लोग के लिए। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर अब वीडियो का सिलसिला फिर से स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी स्पीड से चलेगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 4 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। ये कि न्यूक्लियर फिजिक्स है हमारा, एक सेपरेट फिजिक्स है। तो मैं सोचा जैसे एक यूनिट में मैं तुम लोग की बिल्कुल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म कर दिया था, 20-25 वीडियो का एक सीरीज बनी थी। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स भी हम लोग ख़त्म कर दें। तो ये जो छोटे छोटे हमारे फिजिक्स के नई नई बुक्स के जो पार्ट हैं, ये पार्ट से आप लोग फुर्सत रहो। फिर हमारे पास जो लेंदी पार्ट बचेगा उसे हम लोग कवर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो बेसिकली क्या है कि इतना ये हमारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो मैं पहले यहाँ पर सिलेबस लिख दिया हूँ, तुम लोग भी नोट कर लो। बाकी सिलेबस अवेलेबल है साइट पे, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हमें जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है न्यूक्लियस की। मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज में ही आता है। फिर न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका सैचुरेशन फेनोमेना क्या होता है, एक्सचेंज फोर्सेस क्या होती है। ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पे प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर न्यूक्लियर के मॉडल पे आ जाएंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया, बेथ वाइजेकर फॉर्मूला आया। आया तो और है इसमें मॉडल, पर हमारे में केवल लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया है तो वही पढ़ना है हमें। न्यूक्लियर रिएक्शन पे फिर आ जाएंगे। देखो बहुत लाइट है न्यूक्लियर फिजिक्स, आपके सिलेबस में बहुत लाइट है, केवल इंट्रो दिए है न्यूक्लियर फिजिक्स का बस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन तुम लोग जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़े भी हो कि दो तरह के होते हैं, फिजन फ्यूजन, वो पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन में किस तरह के कंजर्वेशन लॉस फॉलो करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन का, क्रॉस सेक्शन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं क्रॉस सेक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन से। थ्योरी ऑफ फिजन, फ्यूजन बता चुका। हाँ, इसके एप्लीकेशन है न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन का और फ्यूजन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे थोड़ी सी बातें होंगी, ज्यादा नहीं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब जैसे हम लोग का पाइऑन्स हो गए, मीसॉन्स हो गए, ठीक है ना। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे बात करेंगे, ग्रेविटॉन्स पे बात करेंगे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल बेस्ड ऑन रेस्ट मास, किनके क्या रेस्ट मास होते हैं, केवल है स्पिन, उनके क्या स्पिन होंगे, हाफ लाइफ उनकी क्या होगी, पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, ग्रेविटेशनल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सिलेबस था। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में ये 7 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर शेप, एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, सिमेट्री एंड स्टैटिक्स, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूक्लियस कहां से आया, मतलब वही बेसिक बातें, हो सकता है तुम लोग को पता हो, फिर भी मैं एक बार क्विक रिवीजन करना चाहता हूं। तो देखो मामला स्टार्ट हुआ था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से, मतलब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला, वहीं से हुई थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। एक्सपेरिमेंट के बारे में तुम लोग जानते हो, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किए थे उन्होंने गोल्ड फॉयल पे। गोल्ड फॉयल से बहुत सारे डिफ्लेक्शन उन्हें मिले थे, जिससे उन्होंने बताया था एक एटम के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस के साथ साथ एक हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है न्यूक्लियस के एटम के अंदर, और उस हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। उसके बाद न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात आई कि न्यूक्लियस कैसा होता है। तो उसमें 2 हाइपोथेसिस आई तुम लोग की। पहला आया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस और दूसरा आया था तुम लोग का प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस इस बात पे आई थी कि जैसे हीलियम
मतलब अल्फा पार्टिकल ही मान लेते हैं। तो जैसे अल्फा पार्टिकल को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि He, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 मास है और 2 चार्ज है। चार्ज इसके पास क्या है, +2 का चार्ज है। ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, अल्फा पार्टिकल +2। तो ये हीलियम ही तो है अल्फा पार्टिकल, जिसके पास 2 प्रोटॉन हो। तो 2 प्रोटॉन और 4 इसका मास नंबर यहां से। तो ये कहा गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस में कि इस अल्फा पार्टिकल के पास टोटल 4 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से इसका मास तो 4 हो गया यहां से, और जो चार्ज निकलता है 2 कैंसिल हो जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2 ही चार्ज आता है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल को +2 चार्ज का कहा जाता है। पर यह मामला हर एक पे नहीं काम किया इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस का, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर हमारा आया प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 के आसपास। तो न्यूट्रॉन में बताया गया कि न्यूट्रॉन एक ऐसा हमारा पार्टिकल है कि जिसका मास तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में लगभग सिमिलर होता है, या फिर थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा कह सकते हैं उसे, पर कोई चार्ज नहीं होता, जो हमारे न्यूक्लियस के मास को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये थी हमारी बेसिक बातें कि कैसे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिसाइड किया गया। तो फिर वहां से ये बातें क्लियर हो गई कि हाँ भाई, न्यूक्लियस के अंदर केवल 2 चीजें पाई जाएंगी, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। और कलेक्टिवली इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स, कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात आई कि अगर एटम्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स पाए जा रहे हैं तो न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, किस हिसाब से हम न्यूक्लियस का साइज बता सकते हैं। तो आज हम लोग न्यूक्लियस साइज से स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का साइज कैसे किस हिसाब से दिया गया है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस साइज से। तो जैसा न्यूक्लियस की डिस्कवरी के समय में बात किया गया था कि रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो सीधे ये बताया था कि जो किसी भी एटम का जो पूरा मास है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। किस तरह कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर या फिर पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन की तरह, और जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट it is observed that the volume of nucleus is directly proportional to नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो उन्होंने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या कहा था, क्या पता चला था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहेंगी, तो उन्हीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम। और न्यूक्लियॉन्स मैं तुम लोग को अभी बताया हूं कि न्यूक्लियॉन्स का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं मास नंबर। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ये वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर ए के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर ए। अब क्योंकि जनरली जो न्यूक्लियस है उसे स्फेरिकल माना गया है, न्यूक्लियस को स्फेरिकल माना गया है, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई r³
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। अब 4/3 पाई आर क्यूब जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। और इन सारे कांस्टेंट को अभी मैं इकट्ठा सबको एक साथ करूंगा, तो यहां से हमें पता चला कि आर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो ए की पावर 1/3 के होगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ए की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। याद रखना ये कैसे किया गया है, न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान के किया गया है। अब कोई जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल हो, पर जैसे एटम को स्फेरिकल एज्यूम किया गया है वैसे न्यूक्लियस को भी स्फेरिकल एज्यूम किया गया। फिर कहा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इक्वल टू ले आएंगे तो कुछ कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट R0 कहा गया, और जिसमें ये सारे कांस्टेंट इन्वॉल्व है। तो R बराबर R0 a⁻⁴, यही आपका फॉर्मूला है फॉर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो। और यहां पर जो ये R है इसे न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस कहा गया। R क्या है, या R0, सॉरी, here R0 is proportionality constant, known as nuclear potential radius, R0 को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल रेडियस। और R0 की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताई गई कि R0 जो है हमारा वो बराबर होगा 1.3, अप्रोक्सीमेट है ये, कि कोई जरूरी नहीं इतना हो, इससे कम ज्यादा भी पॉइंट में कुछ हो सकता है। इसके लगभग बराबर है 10⁻⁻15 मीटर। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि R0 बराबर या फिर अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा 1.3 फेम्टोमीटर या फिर फर्मी, 1.3 फर्मी। क्लियर है, याद है फेम्टोमीटर क्या होता है कि एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। उम्मीद है तुम लोग सुने होंगे ये नाम फर्मी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो ये था हमारा न्यूक्लियर साइज, कि न्यूक्लियर साइज किसके प्रोपोर्शनल है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, तो जैसे कार्बन का जो हमारा है, अगर एग्जाम्पल देखो तो जो हमारा कार्बन है C612, इसका जो हमारा न्यूक्लियर रेडियस है वो रफली बराबर है, इसका कार्बन का जो न्यूक्लियर रेडियस है वो रफली बराबर है किसके, 3 फर्मी के। और वहीं पे जो हमारा यूरेनियम है, यूरेनियम मतलब जिसका हम लोग लिख सकते हैं कि यूरेनियम का 92 होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर कितना होता है 238। तो इनका जो रेडियस है वो रफली बराबर है किसके, 8.1 फर्मी के। तो देखो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन कम था, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का जैसे प्रोपोर्शनैलिटी पाए हम लोग, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन अगर कम है तो यहां पर रेडियस भी कम है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ गया तो रेडियस भी बढ़ गया। तो जैसे यहां पर भी हमें दिख रहा है कि अगर ए बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भले क्यूब रूट में हो, उससे क्या करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। हाँ, बस आर के बढ़ने का लेवल थोड़ा कम रहेगा क्योंकि यहां पर क्यूब रूट लगा है, इसीलिए देखो ये 12 से 238 हुआ, पर ये 3 से 80 हुआ, मतलब क्यूब रूट होके आर बढ़ेगा, इसलिए आर की स्पीड कम होगी इन कंपैरिजन
एक ही, जो कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अब दूसरा हमारे पास आता है शेप।